हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पीके पवन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और मेरा आज का वीडियो है लेंस मेकर फार्मूला को लेकर। ये लेंस मेकर फार्मूला 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और आज मैं बताने वाला हूँ आपको लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है और लेंस मेकर फार्मूला को प्रूव कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये और ये एवरी ईयर बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस में आता है। भाई ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड के बच्चों को तो ये जरूर देखना चाहिए, है ना। लेंस मेकर फार्मूला पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी मैं करूंगा, आज इसके डेरिवेशन पे बात कर रहा हूं। भाई ये लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है? तो बच्चों लेंस मेकर फार्मूला जो है ना, बेसिकली सुन लो, ये लेंस के फोकल लेंथ के बारे में बात करता है। भाई अगर हमको लेंस के फोकल लेंथ निकालना है ना, या उसके म्यू के बारे में बात करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करना है, या रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करना है, तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का यूज करते हैं। मतलब वैसा फार्मूला जो किसी लेंस के फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच संबंध बताता है। उसी फार्मूला को हम कहते हैं क्या? लेंस मेकर फार्मूला। मतलब लेंस मेकर फार्मूला में हमको ना बेसिकली फोकल लेंथ, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन पता चलता है। देख लो भाई लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, देख लो हम जल्दी से लिख देते हैं। ये फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है हमारा लेंस मेकर फार्मूला, देख लो, है ना। 1/r1 माइनस कितना? 1/r2, जहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r1 r2 जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इसी फार्मूला को मैं बात करूंगा, इसी फार्मूला को मैं प्रूव करूंगा और कैसे कैसे ये रिजल्ट आता है, भाई इस फार्मूला को कैसे डिराइव करता है, ये सारी बातें मैं बात करने वाला हूँ आपसे। देखो सबसे पहले हम क्या किए, देख लो, देखो ये लेंस मेकर फार्मूला है भाई, है ना। और यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं ना, देखोगे, देखो ये हमारे पास एक लेंस है ना, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। और देख लो कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 मानते हैं। ठीक है, जब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात होगा ना तो हम इसको μ2 मान लेते हैं। देख लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिए? μ2 मान लिए। और ये जो लेंस है ना ये एयर मीडियम में रखा हुआ, देख लो ये इधर भी एयर है और इधर भी एयर है ना, और एयर मीडियम में लेंस रखा हुआ है भाई। देख लो ये आपका रेडर मीडियम है, ये भी आपका रेडर मीडियम है, और ये एक डेंसर मीडियम है। मतलब इधर भी एयर इधर भी एयर, ये डेंसर है। आपको पता है कि आपका लेंस जो है ना ग्लास का बना होता है। ठीक है, अब देखिए तो भाई देखो लेंस में ना दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होता है, दो अपवर्तक सतह होता है। तो देखो पहला सरफेस का नाम है एबीसी, दूसरा सरफेस का नाम है एडीसी, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन यही दोनों सरफेस से होता है। अब आपको सारी बातें मैं बात करने वाला हूँ, A to Z जो भी चीजें यहाँ पर यूज हो रहा है, जिस फार्मूला का यूज होगा वो सारी बात मैं करूंगा। ठीक है, देख लो तो पहला सरफेस का नाम एबीसी हो गया, दूसरा का नाम एडीसी हो गया, और ये जो है ना लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। और ये जो आपका लेंस है ना ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम का नाम हम लोग एयर दे सकते हैं। अब देखो, देखो एक ऑब्जेक्ट जो है ना रेडर मीडियम में रखा हुआ है, विरल माध्यम में। ठीक है, अब भाई इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रे गया ना वो पी पे पड़ा, मतलब लेंस के पहला सरफेस पे पड़ा और उससे उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो जब यहां से इसका रिफ्रैक्शन हुआ ना भाई, तो ये देखो आई डैश पर जाके मिला। क्लियर? बट ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है। मतलब देखो ये देखो एक रे तो यहां से गया तो सीधा चला गया, जो सेंटर से पास हुआ वो तो रे सीधा चला गया, है कि नहीं। एक रे जो गया यहां से ओ से पी पॉइंट तक गया और पी के बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये आई डैश पे मिला,
तो ये आई डैश जो है ना हमारा फाइनल इमेज नहीं है भाई। देखो यहाँ पे दो सरफेस है ना, तो आई डैश तो पहला सरफेस का इमेज है ना भाई, जो फाइनल इमेज नहीं है हमारा। हमारा फाइनल इमेज कौन है? तो हमारा फाइनल इमेज हो गया आई, आई हो गया। देख लो ये देखो जैसे ही आपका रे आगे बढ़ेगा तो ये सेकेंड सरफेस पे आएगा, और सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये आई पर मिलेगा, और यही हमारा आई जो है ना फाइनल इमेज है। क्लियर? आई डैश जो है पहला सरफेस का इमेज था, आई जो है सेकेंड सरफेस का इमेज है, और आई हमारा फाइनल इमेज हो गया। क्लियर? बट देखो यहाँ पर एक बात क्या है कि भाई एबीसी सरफेस का अगर बात होगा ना तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ओ हो जाएगा, इसके लिए इमेज तो आई डैश हो जाएगा। बट अगर बात करेंगे एडीसी सरफेस का तो इसके लिए इमेज कौन है? इसके लिए इमेज हो जाएगा आई, और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? आई डैश। यही इस थ्योरी का मेन पॉइंट है। क्लियर? देखो आई डैश जो है ना सेकेंड सरफेस के लिए यानी एडीसी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और इसका इमेज आई पे बनता है। मतलब इस पूरे लेंस में फाइनल इमेज आई पे बना, और आई डैश जो है ना पहला सरफेस के लिए यानी एबीसी के लिए यानी ये इमेज हो गया, यानी वो ऑब्जेक्ट का इमेज कौन है? आई डैश। और सेकेंड के लिए सेकेंड सरफेस के लिए यानी एडीसी के लिए इमेज कौन है? आई हो गया, और ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश हो गया। देखो जो इस पूरे थ्योरी को ना, इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देख लो ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। देखो पहला का नाम है एबीसी और सेकेंड का नाम है एडीसी, है कि नहीं? तो भाई देख लो पहला सरफेस का अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर इधर हो जाएगा C1। पहले का सेंटर का नाम क्या है? C1 नाम है, ठीक है। और दूसरा का सेंटर क्या होगा? देख लो दूसरा का सेंटर इधर होगा C2। क्लियर? देखो पहला सरफेस में ऑब्जेक्ट कौन था? O था। ये μ1 मीडियम में रखा हुआ था, और गया कहाँ? μ2 में गया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना? आई डैश पे बना, है कि नहीं? अब देखो C1 से ना एक नॉर्मल ड्रॉ किया। देख लो ये C1 सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल का नाम क्या है? N1 नाम है। क्लियर? अब देख लो O से लेके B तक का डिस्टेंस को हम U बोलते हैं भाई, और B से लेके C1 के डिस्टेंस को हम लोग R1 बोलते हैं, और B से लेकर I1 के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? V डैश बोलते हैं। देख लो ये आई डैश इमेज है। देख लो ये रो तो सीधा चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये आई डैश है, तो आई डैश B से लेकर आई डैश के डिस्टेंस को हम लोग V डैश बोलते हैं। उसी तरह से सेकेंड सरफेस में देख लो, देखो यहां से एक रे आया, और इस रे के लिए सुनो ये रे आया, ये इस पे इंसिडेंट हुआ। इस पॉइंट का नाम हम लोग Q देते हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या दिए हम लोग? P दिए। क्लियर? अब देख लो जब ये P, यहाँ देखो P से Q पे रे आया, तो सुनो ये इसका इमेज कौन बना? इसका इमेज तो I बन गया, लेकिन इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन बना? आई डैश बना। आई डैश जो हुआ ना भाई सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और इसके लिए इमेज कहाँ पे बना? आई पे बना। क्लियर? अब देख लो C2 से लेकर D के डिस्टेंस को हम लोग R2 बोलेंगे, और D से लेकर I के डिस्टेंस को हम लोग V बोलेंगे। ये हमारा फाइनल इमेज है। और देख लो और D से लेकर I डैश के बीच के डिस्टेंस को V डैश बोलेंगे। V डैश क्या है? सरफेस ADC के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? और सरफेस ABC के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया U, और इसके लिए इमेज हो गया आई डैश। ये आई डैश फाइनल इमेज नहीं था, इसका फाइनल इमेज कहाँ पे बना? आई पे बना। सेकेंड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ ना वहां पे फाइनल इमेज बना। क्लियर? तो इमेज बन गया आई पे, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ पे? आई डैश पे। मतलब आई डैश जो है ना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड सरफेस के लिए, और फर्स्ट के लिए वो इमेज का काम करेगा, है ना? इसका सेंटर हो जाएगा इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर हो जाएगा, और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर हो जाएगा। C2 से नॉर्मल ड्रॉ किए N2, और C1 से नॉर्मल ड्रॉ किए N1। ठीक है? देखो यही चीज समझना है इसमें। ये सुनो इस लेंस मेकर फॉर्मूला में ना यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देख लो यहां से भाई ये हो गया इसका μ2 मीडियम, और ये हो गया μ1। बिकॉज देखो सेकेंड सरफेस में क्या हुआ? देख लो सेकेंड सरफेस में जो रे है ना वो μ2 से μ1 में गया, अब पहला में जो रे है ना μ1 से μ2 में गया। तो भाई देखो यहाँ पर एक बात मैं बता रहा हूं तुमको, देख लो सुनो, ये तो हो गया इसका पहला मीडियम, ये हो गया इसका पहला मीडियम, और ये हो गया दूसरा मीडियम इसके लिए। लेकिन इस सरफेस का जब मैं बात करूंगा ना तो इसमें मीडियम चेंज कर गया, पहला मीडियम ये हो गया और दूसरा मीडियम इसके लिए ये हो गया। देखो यहाँ पर मैं बात क्या कहने वाला हूँ, ये इसको समझना बहुत जरूरी है।
अगर ये चीज समझ गया ना तो ये लेंस मेकर फार्मूला बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो जैसे मान लो कि लाइट जा रहा है म्यू1 से म्यू2 में, है कि नहीं? तो देखो एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, रिफ्रैक्शन का एक फार्मूला होता है कि अगर कोई कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन यूज कैसे करते हैं फार्मूला का। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये कर्व सरफेस से यानी वक्र सतह से अपवर्तन का सूत्र है। कहीं भी अगर कोई कर्व सरफेस है तो उस सरफेस पे इसी फार्मूला के द्वारा हम उसको फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, तो जब हम लोग रिफ्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे ना, तो भाई इसमें देख लो जिस मीडियम से लाइट जाएगा वो पहला मीडियम कहलाएगा, और जहां जाएगा वो दूसरा मीडियम कहलाएगा। अब देख लो इसमें पहला मीडियम कौन हो गया, म्यू1, और दूसरा कौन हो गया, म्यू2। लेकिन जब सेकेंड सरफेस का बात होगा एडीसी का, तो इसमें म्यू1 म्यू2 पहला मीडियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें म्यू2 से म्यू1 में लाइट जा रहा है। देख लो यहाँ पे पीछे वाला फिगर में थोड़ा सा देखते हैं, देखो इसमें लाइट देखो पहला में म्यू1 से म्यू2 में गया और दूसरा में म्यू2 से म्यू1 में गया, है कि नहीं? तो दूसरा के लिए हमारा मीडियम चेंज कर गया, जो म्यू2 था वो पहला मीडियम बन जाएगा और म्यू1 क्या है दूसरा मीडियम बन जाएगा। भाई यही बात समझना है। देख लो यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सुन लो, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। बाबू हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, एट कर्व्ड सरफेसेज। ठीक है, ठीक है, देख लो इसको हम अगर मैं देखो थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं इसको, वक्र सतह से अपवर्तन का सूत्र उपयोग करने पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसी को समझना है कि नहीं? ये रिजल्ट को ही मुझे समझना है, अगर ये रिजल्ट समझ में आ गया तो सारी बात क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? ध्यान दो, सुनोगे? तो भाई देख लो रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं इस फार्मूला को लिख देता हूं। तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है बाबू म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। क्लियर? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई क्या, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देख लो जब मैं पहला सरफेस का बात करता हूँ, देख लो थोड़ा सा इस फिगर को समझना है, थोड़ा सा फिगर को देखिएगा थोड़ा सा, है ना? फिगर को बारीकी से समझना है, बारीकी से देखना है। जब मैं पहला सरफेस का बात करता हूँ बाबू, तो पहला सरफेस के लिए म्यू2, तो देख लो दूसरा मीडियम तो म्यू2 ही होगा। हाँ देख लो ये म्यू2 दूसरा मीडियम, देखो यहाँ पर हम सब कुछ मेंशन कर चुके हैं। इसके लिए दूसरा मीडियम तो म्यू2 हो गया, तो म्यू2 बाई भी देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एट एबीसी सरफेस, हम लोग एबीसी के लिए बात कर रहे हैं। एबीसी सरफेस पे अगर मैं बात करूंगा ना, तो एबीसी सरफेस के लिए पहला मीडियम कौन है बताओ? पहला मीडियम तो ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया। फार्मूला क्या होगा, म्यू2 बाई भी। बताइए पहला के लिए इमेज कौन था, आई डैश था, इमेज यही ना, आई डैश है ना, तो भी क्या हो जाएगा, बी आई डैश को हम भी बोलते हैं। भी मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, है कि नहीं? तो भाई इसके लिए इमेज डिस्टेंस कौन है, बी आई डैश, तो म्यू2 बाई बी आई डैश कर दिए इसको। क्लियर? अब माइनस म्यू1 बाई यू, देख लो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो म्यू1 बाई यू कौन होगा बताओ? पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है भाई? तो पहला सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना ये ओबी है, तो ये ओबी हो गया। बट यहाँ पर बात क्या है ना, सुनो देखो यहाँ पर हम लोग जो भी बात करेंगे ना, तो साइन कन्वेंशन को लेकर बात करेंगे। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी, ये टोटल बात हम लोग जो भी बात करेंगे साइन कन्वेंशन से रिलेटेड करेंगे। तो तुम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, तो साइन कन्वेंशन में ऐसा बताया गया था बाबू कि भाई जो भी डिस्टेंस देखो, ये देखो इधर का जो भी डिस्टेंस होता है, यानी बी पॉइंट से ओ तक का जो भी डिस्टेंस होगा ना वो नेगेटिव होगा, और बी से इधर का पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि ये देखो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव और इधर का पॉजिटिव, तो देखो ओबी का बात करेंगे ना तो ओबी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सुनो, और यहाँ पर देखो बाकी इधर का जितना भी डिस्टेंस सारा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना?
इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला होता है नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव। देखो बी पॉइंट से जब राइट साइड जाएंगे ना तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और जब इधर जाएंगे लेफ्ट साइड तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। तो ओ भी क्या होगा बताओ, ओ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ओ भी हो जाएगा। ओ भी तो माइनस साइड में है तो माइनस ओ भी हो गया, है कि नहीं। देख लीजिए फिगर से ही सब कुछ क्लियर होगा, फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। फिगर बहुत जरूरी है, देख लो फिगर से ये सारी बातें हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई कितना, माइनस ओ भी हो गया, ध्यान दो ये म्यू टू बाई माइनस ओ भी हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब बताइए इसके लिए आर कौन होगा, देखो इसके लिए BC1 आर का वैल्यू होगा, BC1। पहला सरफेस का बात हुआ, इस सरफेस का नाम है ABC। भाई ABC सरफेस के लिए मैं बात करूंगा तो देख लो ABC सरफेस के लिए देख लो फिगर क्लियर नजर आ रहा होगा तुमको, देख लो फिगर एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। तो ABC सरफेस के लिए मैं बात करूं तो ABC सरफेस के लिए म्यू टू बाई भी मतलब BI डैश इमेज डिस्टेंस है ना, और माइनस म्यू वन बाई यू मतलब OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी माइनस में हो जाएगा देख लो, और इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर कौन, आर मतलब BC1। और उसी तरह से मैं बात करूंगा सेकेंड सरफेस के लिए, है ना। अब देख लो हम बात करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए एट ADC सरफेस, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, और फिर हम बात करेंगे एट ADC सरफेस। बाबू अगर ADC के लिए बात किया जाएगा ना, देखो इंपॉर्टेंट यहीं पर है, यहीं पे हमको समझना है थोड़ा सा, है ना। बाय फिगर हम लोग समझते हैं, जब बात हम लोग ADC के लिए करेंगे ना बाबू, तो ADC के लिए जो लाइट है ना, जो रे है ना, वो म्यू टू से म्यू वन में गया, मतलब इस ADC सरफेस के लिए ना म्यू वन जो है ना दूसरे मीडियम का काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग सुनो, यहाँ पर मीडियम चेंज किया तो लाइट जिधर जाएगा उसको दूसरा मानेंगे, जहां से जाएगा उसको पहला मानेंगे। लाइट गया था म्यू टू से म्यू वन में, तो इसके लिए म्यू टू का काम कौन करेगा, म्यू वन करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू टू बाई भी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा म्यू वन बाई भी। अब भी का वैल्यू कितना है देख लो, इसके लिए भी कौन है, DI। ADC के लिए भी कौन है, इमेज कौन है, DI। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I डैश, इसके लिए I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो भाई हो जाएगा कितना, देख लो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ADC सरफेस के लिए, देख लो म्यू टू बाई भी, म्यू टू की जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू वन लिखेंगे, क्योंकि दूसरा मीडियम में म्यू वन चला गया, यहाँ पे बदल गया, है कि नहीं। तो म्यू वन बाई भी लिखते हैं, देख लो सेकेंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, म्यू वन बाई भी की जगह कितना, DI, और माइनस अब यहाँ पर म्यू टू हो जाएगा, देख लो सुनो म्यू टू बाई यू। अब बताइए ADC के लिए U कौन है, ADC के लिए U का काम करेगा DI डैश, देख लो DI डैश, ये DI डैश यानी I डैश इसके लिए इमेज है, सॉरी I डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा ADC सरफेस के लिए जो हमारा V डैश होगा ना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। फॉर्मूला तो ही होता है, देख लो कि सुनो इसके लिए हो जाएगा कितना, म्यू टू बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। और बाबू बताओ आर क्या होगा, बताओ यहाँ पे आर का वैल्यू कौन देगा, C2D। देख लो सेकेंड सरफेस में ADC में आर कौन देगा, C2D देगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ से हमको आर का वैल्यू मिल गया, देखो ये हो गया C2D। और भाई देख लो एक बार साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो C2D माइनस में हो जाएगा, क्लियर। देखो बात में C2D का करूंगा ना तो ये देखो नेगेटिव डिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो D के इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, D के इस साइड का पॉजिटिव होता है। बाबू यही पे इक्वेशन जो है ना, दो इक्वेशन मैं बनाया हूं, और यही दोनों इक्वेशन बहुत काम का है। ये दोनों इक्वेशन अगर तुम बनाना सीख गया ना तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। बच्चे को यही नहीं समझ में आता है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार बच्चे फंस जाते हैं, है कि नहीं। अब देख लो तो मैं इसे जरा सा सॉल्व कर देता हूं बाबू। ये देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, म्यू वन बाई DI और माइनस म्यू टू बाई कितना DI डैश इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं ना तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन बाई माइनस C2D हो जाएगा ये, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देख लो, सुनोगे ध्यान देना,
तो भाई यहां पर मैं एक बात कर रहा हूं, लिखो यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं, फॉर थिन लेंस। पतले लेंस के लिए, अगर लेंस बहुत पतला है, लेंस अगर थिन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। देख लो, जब थिन लेंस का बात करेंगे ना, देख लो जैसे मान लो ना कि ये एक लेंस था और ये आपका एबीसी था और ये एडीसी है, ठीक है। और ये देखो आई डैश था, ये डिस्टेंस। तो बाबू अगर थिन लेंस का बात करेंगे ना, थिन लेंस के कंडीशन मतलब पतला लेंस के कंडीशन में ना, जितना डिस्टेंस बी से आई डैश का होगा उतना ही आपका डी से आई डैश का हो जाएगा। देख लो, देखो लेंस में दो चीज कॉमन है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज पे फोकस करना है भाई, है ना। दो चीज में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है कि भाई जो भी यहाँ पर हम लोग लेंस का बात करेंगे ना, तो वो थिन लेंस का बात होगा, पतला लेंस का बात होगा, है कि नहीं। और जो भी एंगल होता है यहाँ पे स्मॉल एंगल का बात होता है। हम लोग जो लेंस पढ़ते हैं उसमें थिन लेंस का बात होता है, ठीक है। तो जो थिन लेंस, देखो लेंस अगर एकदम पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, ठीक है, और पतला होगा लेंस, तो बी और डी पॉइंट जो है ना एक दूसरे के नियर में आ जाएगा। और जब बी और डी पॉइंट नियर में आ जाएगा, तो जितना डिस्टेंस बी से आई डैश का होगा उतना डी से आई डैश का हो जाएगा। देखो लेंस को एकदम पतला कर दो, देखो ये हमारा देखो लेंस हो गया, इसको और पतला करो, और पतला हो गया, और पतला कीजिएगा, और पतला, है कि नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब बी और डी एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, है ना, एक दूसरे के नियर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में जितना बी से आई डैश का डिस्टेंस होगा उतना डी से आई डैश का हो जाएगा। तो अब देखो यहां से मैं इक्वेशन में इसको पुट कर सकता हूँ, ऊपर के इक्वेशन में इसमें पुट कर रहा हूँ। देख लो रिजल्ट कितना आ जाएगा, μ1 बाई, देख लो ऊपर का रिजल्ट कितना है, μ1 बाई डी आई, है ना, ये डी आई है, ठीक है, ये डी आई लिख दिए, ठीक है। और माइनस कितना, μ2 बाई डी आई डैश। तो डी आई डैश की जगह क्या लिख रहे हैं, बी आई डैश। क्या डी आई डैश और बी आई डैश में कोई फर्क है क्या, ये थिन लेंस के लिए दोनों तो सेम ही है ना। जो डिस्टेंस डी आई डैश का होगा वही डिस्टेंस बी आई डैश का होगा। क्लियर। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दुर्भाग्य है तुम्हारा, है ना। ये सारी बातें मैं एकदम मतलब स्लोली समझा रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर। अब देख लो, तो भाई ये हो जाएगा कितना, μ1, देखो यहां से कितना हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई कितना C2D हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया, अब दोनों को ऐड करते हैं, है ना। देख लो लिख रहे हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, पहला को ऐड कीजिए, दूसरा को ऐड कीजिए, ऐड करने पर क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं। तो देखो पहला इक्वेशन क्या था, देख लो पहला का एक बार थोड़ा सा इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था बाबू, जो पहला इक्वेशन था ना, देख लो μ2 बाई बी आई डैश माइनस μ1 बाई माइनस ओ बी। देखो इसको पहले मैं लिख लेता हूं, है ना, μ2 बाई बी आई डैश माइनस μ1 बाई माइनस ओ बी। इसी में से सेकंड को ऐड करना है कि नहीं। तो भाई LHS को LHS में ऐड करते हैं और RHS को RHS में ऐड करते हैं। तो भाई इसके LHS में इसको ऐड करो, इसका LHS कितना है, μ1 बाई डी आई और माइनस कितना μ2 बाई बी आई डैश। तो यहाँ पर μ2 बाई बी आई डैश था, है कि नहीं। और देख लो इसका RHS को ऐड करना है, तो पहला का RHS कितना था, μ2 माइनस μ1 बाई कितना था, देख लो एक बार देख लेते हैं पहला इक्वेशन फिर से। देख लो पहला इक्वेशन ये था μ2 बाई बी आई डैश माइनस μ1 बाई माइनस ओ बी, μ2 माइनस μ1 बाई BC1 है, ठीक है। देख लो यहाँ पे देख लो फिर से इसको देख रहे हैं, तो μ2 बाई बी आई डैश माइनस μ1 बाई माइनस ओ बी प्लस ये सेकेंड इक्वेशन का LHS कितना है बताओ, μ1 बाई डी आई माइनस μ2 बाई बी आई डैश, μ2 माइनस μ1 बाई कितना, देख लो BC1, और प्लस सेकेंड कितना, सेकेंड का RHS कितना है बताओ, सेकेंड का RHS कितना हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई C2D। दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ चुका हूं बाबू। अब यहां से कैंसिल क्या क्या हुआ, देख लो ये μ2 बाई बी आई डैश μ2 बाई बी आई डैश से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, देख लो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस μ1 बाई ओ बी
और कितना हो जाएगा ये प्लस μ1/di। यहाँ से कितना देखो दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 1/bc1 और प्लस कितना 1/c2d। क्लियर। देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार फिर से हम इक्वेशन को देख लेते हैं। 1/bc1 है कि नहीं, देख लो bc1 है, ठीक है भाई। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिए और इसके बाद इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देख लो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है एकदम, यहीं पे थोड़ा सा समझना है बाबू, है ना। ये देखो थोड़ा सा यहीं पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखो लॉन्ग थ्योरी है, थोड़ा सा इसको एक एक करके थोड़ा सा स्लोली में समझाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगे लेकिन हमको समझ में आ जाए, है कि नहीं। अब देखिए तो यहां से लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, इंफिनिटी पर हो, देन इमेज विल बी एट फोकस। इसका मतलब क्या होगा कि यदि वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तुमको पता है कि अगर कोई बॉडी जो है ना, अगर कोई वस्तु अनंत पर होता है तो वहां से जब रे चलता है ना तो आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के बाद वो फोकस से पास करता है कि नहीं। क्लियर। तो उस कंडीशन में देख लो यहां पर हमारा वस्तु कौन था, ओ था। तो वस्तु से लेकर बी तक का डिस्टेंस ओ भी ना है भाई, तो ओ भी बराबर यहां पर कितना मान लिए, इंफिनिटी मान लिए। क्योंकि जैसे ही वस्तु अनंत पर जाएगा, देख लो थोड़ा सा फिगर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देख लो इसको बाई फिगर समझोगे तो बेहतर समझ में आएगा, है कि नहीं। देखो देखो जैसे मैं फिगर से तुम्हें बता रहा हूँ भाई, एक फिगर लाता हूँ थोड़ा सा उसके बाद में बात करता हूँ, ठीक है। देखो फिगर से मैं समझा रहा हूँ भाई, जैसे मान लो ये ओ है, ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ओ अगर अनंत पे चला जाएगा, अनंत पर मतलब इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो इंफिनिटी से अगर कोई रे आएगा ना तो आप लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा ना तो वो फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। तो देख लो ध्यान दो, तो बताइए लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, ओ बी। अब जब ओ इंफिनिटी पे चल जाएगा तो ओ बी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और देख लो ये डी आई क्या था, इमेज डिस्टेंस था। फाइनल इमेज तो डी आई है ना, तो भाई डी आई इमेज डिस्टेंस है। तो डी आई बताओ, अब जब ये इनफाइनाइट से आएगा, पैरेलल आएगा इसके, तो उस कंडीशन में ये फोकस से पास करेगा, तो डी आई कितना हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा डी आई एफ के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। मतलब वो इमेज तो फोकस से बन रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ के बराबर होगा, मतलब फोकस दूरी के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले लिए, इनफाइनाइट ले लिए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इनफाइनाइट ले लिए। अब देखिएगा बस बस थोड़ा सा यही लास्ट थ्योरी है, इसको थोड़ा समझना है भाई। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हमको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो तो इस कंडीशन में डी आई हो जाएगा कितना, एफ के इक्वल। तो अब देख लो तो यहां पर भाई इस पूरे वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूं। देख लो ये हो जाएगा μ1 ओ भी कितना इन्फिनिटी है और प्लस μ1 कितना डी आई कितना हो गया, फोकल लेंथ के बराबर, एफ के बराबर हो गया, है कि नहीं। और इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1। अब भाई देखो तुमको एक बात क्लियर होना चाहिए कि जो BC1 था ना, वो डिस्टेंस जो था ना वो ABC के लिए था। किसके लिए था, ABC लेंस के लिए फोकल लेंथ था ये। तो देखो BC1 और C2D का बात मैं करूंगा भाई। देखो एक बार इमेज थोड़ा सा बार बार जरूरत पड़ रहा है हमको, ठीक है। इमेज से ही सारा चीज क्लियर होगा, है ना। तो BC1 का जब मैं बात करूंगा ना भाई, देख लो ये हमारा फिगर है। तो जब मैं BC1 का बात करूंगा ना, देख लो यही तो BC1 है, देख लो ये तो BC1 है पहला सरफेस के लिए, ABC के लिए। तो BC1 जो है ना प्लस आर के बराबर होगा। देख लो BC1 का डिस्टेंस इधर है तो ये प्लस आर हो जाएगा, है कि नहीं। और देख लो C2D जो है ना माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ये यानी ये R प्लस R1 होगा और ये R2 जो है ना माइनस R2 हो जाएगा। यानी C2D जो है माइनस R2 के बराबर। बिकॉज देखो C2D इधर का डिस्टेंस है, देख लो ये आपका लेफ्ट साइड का है, तो लेंस के लेफ्ट साइड का नेगेटिव होता है। तो ये C2D हो जाएगा माइनस R2 के बराबर और ये BC1 हो जाएगा प्लस R1 के बराबर। तो इसी वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। देख लो ध्यान दो, बस मेरा रिजल्ट आने वाला है भाई, 1 मिनट के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान दो,
तो बताओ BC1 किसके बराबर, देखो यहाँ पे तो BC1 वैल्यू है ना, यहाँ पे देख लो BC1 है ना, तो BC1 की जगह मैं क्या पुट करूँ भाई, तो 1 प्लस R1 और देख लो प्लस C2D की जगह क्या माइनस R2, बिकॉज C2D माइनस R2 के बराबर है और BC1 किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहां से बाबू देख लो यहां से हो जाएगा μ1 बाई इंफिनिटी, इसका वैल्यू कितना 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर में किसी भी टर्म में अगर इंफिनिटी से डिवाइड करता हूं तो आंसर 0 आता है। और प्लस में कितना आ गया μ1 बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और इंटू कितना 1 बाई R1 माइनस 1 बाई कितना R2, क्लियर। और यहां से देख लो 1 बाई एफ किसके इक्वल आएगा बताओ, यहां से 1 बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1, देख लो ये जो आपका μ1 है इधर डिवाइड में आ जाएगा और 1 बाई R1 माइनस कितना 1 बाई R2, है ना। ये कंप्लीट रिजल्ट हो गया हमारा। बस इसे थोड़ा सा अगर सोल्व करता हूं ना बाबू तो देख लो क्या रिजल्ट आता है। ये हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पे देख लो ये तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा और ये μ1 बाई μ1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया μ2 बाई μ1 और माइनस कितना μ1 बाई μ1 और यहाँ से कितना आ गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आ गया। ये μ1 से μ1 कैंसिल हो गया बाबू, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एफ इज इक्वल टू, देख लो μ2 बाई μ1 को हम लोग μ21 भी लिख सकते हैं, कि नहीं। ये देखो μ21 हो जाएगा μ21 माइनस 1 और इंटू कितना 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और इसी थ्योरी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस कितना 1 बाई R2। ये हमारे लिए लेंथ मेकर फार्मूला हो गया, क्लियर। देख लो लेंस मेकर फार्मूला जो है ना फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन देता है ना। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, यही लेंस निर्माता सूत्र है। लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस मेकर फार्मूला यही है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, है ना। भाई देखो अभी इसके अगले लेक्चर में ना, इसका अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स का बात करूंगा। इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आधारित होंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैं डील करूंगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।